रेफरेंस आपने जो बताया उसको थोड़ा सा ब्रॉड में समझने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि जो ये विरोध है इसका आधार आप क्या मानते हैं, क्या इसमें कुछ दम आपको लगता है? ये देखिए, पार्टी ए पार्टी बी पार्टी अपोजिशन में कोई भी हो, हाँ, वो वैसे ही चलता है। लोकतंत्र में सबको कहने का हक है। परंतु अगर आप देखें कि केंद्र और राज्यों के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उस पर नज़र डालें तो एक बड़ा बदलाव 2014 में आया था। वो आया था कि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया और जो उसकी जगह नीति आयोग है, पर वो सिर्फ आपका सचमुच एक थिंक टैंक है। परंतु जो पैसा हस्तांतरण का था केंद्र से राज्यों की तरफ, जो पैसा हस्तांतरित किया जाता था, वो प्लानिंग कमीशन एक जो कहते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, उसका बड़ा विरोध हुआ बहुत सालों से। उसको निरस्त ही इसी वजह से किया। नमस्कार, आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात में आज हम बात करने वाले हैं रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन की। एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो हाल ही में लोकसभा से पारित हुआ, विधेयक बनकर फिर राज्यसभा से पारित हुआ और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल लेकर देश भर में लागू हो चुका है। विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार चल रही है, उसको लेकर ये नया कानून एक अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मनरेगा से भी इसकी तुलना की जा रही है। मनरेगा को लेकर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा जो है इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर हो रही है इन दिनों देश भर में। इसी कानून पर आज हम बात करेंगे, किस तरह से ये कानून लाया गया है, क्या इसकी खासियत है, मनरेगा से कैसे अलग है और विकसित भारत का लक्ष्य लेकर जो सरकार चल रही है उसे हासिल करने में कैसे ये मददगार बनने वाला है। इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा जी मौजूद हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। साथ ही साथ शिमला का जो कोटशिरा कॉलेज है उसमें बतौर एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के आप कार्यरत हैं। इसके अलावा सतीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पंचायती राज विभाग से, हिमाचल प्रदेश का जो विभाग है वहां से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, सह निदेशक के पद पर, ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर आप रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राकेश शर्मा, आपसे हम शुरुआत करेंगे। रोजगार गारंटी मिशन जो है आजीविका, जी राम जी के नाम से भी ये आजकल काफी मीडिया में है, काफी चर्चा में है और देश भर में इस पर बात हो रही है। नाम को लेकर बात ज्यादा हो रही है, लेकिन यहां पर हम इनके उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जिस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। विकसित भारत को लेकर ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है नया कानून। सबसे पहले तो केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है इस कानून को लाने के पीछे, और अगर विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कैसे ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आने वाले वक्त में? ये शुरुआत जो है ये नीति आयोग से ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है और नीति आयोग से केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना है। और उसके लिए बहुत सेक्टर्स में काम शुरू है और बहुत सारे जो कानून हैं उनमें बदलाव आ रहा है, शिक्षा में चेंज आ रहा है, पॉलिसीज चेंज आ रही है। और यहाँ पे भी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी का जो एक्ट था उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अमेंडमेंट लायक नहीं था उसमें कि भी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करते हैं, तो एक कंप्लीट जो उसका स्ट्रक्चर है चेंज हुआ है और इसी वजह से नया एक्ट आया है, जी राम जी जो एक्ट है 2025 वो सामने आ रहा है हमारे सामने। जो एक कानून लाया गया है ये जरूरी था मनरेगा के होते हुए, लेकिन अब विशेषताओं की अगर बात करें हम, क्या ऐसे फीचर्स, क्या ऐसे इसके जो पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे? थोड़ा सा दर्शकों को आप बताने की कोशिश करें कि आखिर नया जो ये कानून है जी राम जी जिसका नाम दिया गया है, इसकी मेन फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहने वाली है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं थी जो हमारा एमजी नरेगा था, क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्यों को लेकर बहुत सारी चेंजेस होनी थी। इस कार्यक्रम में भी फंडिंग पैटर्न में भी चेंज है और कैसे इसका मॉनिटरिंग होगा, एआई बेस्ड होगा, एसेट्स बन रहे हैं, तो वो बहुत सारी ऐसा लग रहा था सरकार को कि उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट ना करके पूरा ही एक नया बिल एक्ट लाया जाएगा और ये नया कानून एग्जिस्टेंस में आया। अब बात करते हैं कि विकसित भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या योगदान दे सकता है देश में। तो पहली बात तो ये कि जो इसके 4 मुख्य बिंदु है इसके,
एक तो चलो सब लोग कहते हैं कि 100 दिन की गारंटी से ये बढ़कर 125 दिन हो गया, 25% की हाइक है। दूसरा, इसमें एक चीज और रखी गई है कि 60 दिन जो है वो मनरेगा कार्य दिवस से बाहर निकालेंगे राज्य अपने अपने, क्योंकि इसमें ये देखा गया था कि बहुत जगह पे जो एग्रीकल्चर सीजन है वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती थी लेबर्स की, और काफ़ी लोग जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, एग्रीकल्चर लेबर है, वो उस समय अपना काम भी थोड़ा बहुत करना चाहती थी, तो मनरेगा में काम नहीं कर, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए तो 60 दिन निकाल दिए। उस दौरान मनरेगा के कार्य नहीं होंगे उस राज्य में। और इसका जो एक विकसित भारत से जोड़ने का है, तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि 4 लक्ष्यों को लेकर, एक तो है कि वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन का काम है, जलाशय बनाना है। दूसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। अब ये विकसित भारत में इसलिए जरूरी है कि गांव से अगर शहर में चाहे आप उन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाना है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां करनी है, तो कॉस्ट जो है, लागतें हैं, उनको कम करना है। और वो तब हो पाएगी जब ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। और ये जो मनरेगा है, हालांकि रोजगार देने का है ये अनस्किल्ड वर्कर्स को, तो दूसरा लक्ष्य एक तो उनको रोजगार देने का है, दूसरी तरफ एक एसेट क्रिएट करने की बात है। तो तीसरा आय सृजन, जो लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं, लाइवलीहुड ऑप्शन जो है, जिससे ताकि थोड़ा सा जो उनकी आजीविका है वो बढ़े। और चौथा है कि जो आपका सॉइल इरोजन है, जो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पहाड़ों में तो और ज़्यादा दिक्कत है, हर बारिश में हमारा जो टॉप सॉइल है वो बह के चली जाती है। तो इस तरह का जो कंजर्वेशन है इसका, उस दिशा में ये कार्य बड़े चिन्हित है इस एक्ट में। तो मुझे लग रहा है कि ग्रामीण भारत जो अभी भी 60% हमारी जनसंख्या ग्रामीण भारत में रहती है, अगर वहाँ ये इस लक्ष्य के साथ आगे चलेंगे तो हम अवश्य ही विकसित भारत का जो 2047 का लक्ष्य वहाँ तक पहुँच पाएंगे। किस किस तरह के वो कार्य हैं जो किए जाएंगे इसके तहत, और नए कानून से कौन सा वो वर्ग है ग्रामीण क्षेत्र का जो ज़्यादा प्रभावित होगा, अगर हम स्पेसिफिक उन जॉब्स की बात करें, कामों की बात करें तो? इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि 4 मुख्य बिंदु अभी रखे हैं, और जब कोई कानून आता है, एक्ट आता है, तो उसके सप्लीमेंट करने के लिए कुछ नोटिफिकेशन रूल्स आते हैं साथ में। तो वो टाइम टू टाइम, विद टाइम वो चेंज होते हैं। उसमें देखा जाता है कि किस राज्य में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से कार्य इसके अंदर लाए जा सकते हैं। पर ये बिल्कुल निश्चित है कि कार्य वही लाए जाएंगे जो देश की उन्नति में, जो हमारे जीडीपी की बढ़ोतरी में ये काम दे सकते हैं। और मैं ये एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहता हूँ कि 20 साल पहले का एमजी नरेगा कानून है, तो 20 साल पहले जब इसको लाया गया था तो इस लक्ष्य से लाया गया था कि 100% जो है सारा केंद्र देगा आपको। और एक मैं तो इसको इस तरीके से देखता था कि ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था, कि जो बिल्कुल अनस्किल्ड लोग हैं, जिनको काम नहीं मिलता, कहीं पे भी काम नहीं मिलता। और अब आप डेटा देखें 2011 के बाद अगर देखें तो हमारे जो पॉवर्टी का डाटा है 27% से वो कोई 4.5% तक आ गया है। और आज स्किल की बात इतने सालों से हो रही है, तो काफ़ी मुझे लग रहा है ग्रामीण स्तर तक इस बात का लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि कुछ ना कुछ कौशल उन्हें चाहिए, और उस कौशल के बेस पे वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, आय का सृजन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही जो ये अभी जीराम जी भी है, पहले एमजी नरेगा था, ये अनस्किल्ड वर्कर्स जो मतलब ये समझ लिए कि मजदूरी कहीं नहीं मिल रही है उनको, तो सरकार कहती थी हम गारंटी देते हैं आपको। तो उस पहले ये गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम से हटकर अब ये विकास सृजन के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण विकास और देश के विकास से इसको लिंक किया। ठीक है, मतलब पहले इसका जो फोकस था वो इस बात पर था कि भाई अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप अपना गुजारा नहीं कर रहे रोजी रोटी का, तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या रही है उस पर ज्यादा फोकस नहीं था कि काम के नाम पे आप कर क्या रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं था। अब ऐसा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी फोकस है कि आपको रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन रोजगार देने के बाद आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आउटपुट क्या रही है उस पर भी फोकस रहेगा। इसमें एक आपने बिल्कुल सही कहा, एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ओवर द ईयर्स ये विभिन्न राज्यों से जो सोशल ऑडिट्स हुए हैं और दूसरी चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ये भी लगा कि
जो केंद्र से 100% राशि आती थी उसको अच्छे तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे थे। बहुत राज्यों से ये सवाल आए कि ये केंद्र का जो बजट है वो उस तरीके से खर्च नहीं हो पाता जिस तरीके से। और अभी अगर पिछले कुछ वर्षों से आप देखें तो कहते हैं कि टैक्स पेयर्स मनी का जो एक एक पाई है वो इतने संयम से अच्छे तरीके से खर्च हो कि जहां के लिए वो बनी है वहां जाए। तो इस दिशा में राज्यों की जिम्मेवारी भी, ये विधेयक जो एक बिल्कुल अलग जो मुख्य पहलू भी है इसका, राज्यों की जिम्मेवारी, क्योंकि इसमें फंडिंग पैटर्न जो है 60% केंद्र देगा, राज्यों को अपना 40% देना पड़ेगा। और उससे जवाबदेही राज्यों की, राज्य सरकार भी इसमें अपना अच्छे से कार्य करेंगे, मॉनिटरिंग अच्छी होगी। परंतु हिमाचल जैसे राज्यों के लिए और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स, वहाँ के लिए 90% केंद्र सरकार देगी और 10% हमें अपने संसाधनों से करना पड़ेगा। फंडिंग का आपने जिक्र किया कि सेंटर की फंडिंग इसमें रहेगी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जवाबदेही बढ़ जाएगी, लेकिन जो विरोध हो रहा है वो भी एक तरह से इस पर भी हो रहा है। नाम तो खैर बात का राजनीतिक विषय है, लेकिन इस पॉइंट पे भी, इस फैक्ट पे भी जो विरोध है उसको लेकर वो किया जा रहा है केंद्र में विपक्ष की तरफ से। क्या पहले तो वो बदलाव, जो डिफरेंस आपने जो बताया उसको थोड़ा सा ब्रॉड में समझने की हम कोशिश करेंगे, और दूसरा ये कि जो ये विरोध है इसका आधार आप क्या मानते हैं? क्या इसमें कुछ दम आपको लगता है? ये देखिए, पार्टी ए पार्टी बी पार्टी, अपोजिशन में कोई भी हो, हाँ, वो वैसे ही चलता है। लोकतंत्र में सबको कहने का हक है। परंतु अगर आप देखें कि केंद्र और राज्यों के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उस पर नज़र डालें तो एक बड़ा बदलाव 2014 में आया था। वो आया था कि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया और जो उसकी जगह नीति आयोग है, पर वो सिर्फ आपका सचमुच एक थिंक टैंक है। परंतु जो पैसा हस्तांतरण का था, केंद्र से राज्यों की तरफ जो पैसा हस्तांतरित किया जाता था, वो प्लानिंग कमीशन एक जो कहते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, उसका बड़ा विरोध हुआ बहुत सालों से। उसको निरस्ती इसी वजह से किया और सारा दारोमदार फाइनेंस कमीशन को दे दिया, एक जो संवैधानिक संस्था है। और अगर आप देखें तो सीधा ये 30% से 40%, यानी केंद्र के जितने भी कर हैं उसमें से सीधा 30 से 41% तक जो शेयर है वो राज्यों को दिया गया। उसी चेंज जब आया, ये प्लानिंग कमीशन खत्म किया और जो फाइनेंस कमीशन की तरफ आया, तो वहां से बदलाव आया। तो राज्यों की जो आय है वो उस तरीके से बढ़ाई गई है। नहीं तो पहले डिस्कशन होता था कि कहीं पे प्लानिंग कमीशन की मर्जी, तो चुनाव आए तो वहां के लिए पैकेज वाला सिस्टम अभी तक है कि पैकेज दिया जाता था। तो वो एक नीतिगत बड़ा बदलाव है, उसे मैं बहुत बड़ा बदलाव मानता हूं, क्योंकि राज्य और केंद्र के जो रिश्ते थे, फाइनेंशियल रिलेशन, वो बड़े कन्फ्लिक्ट में रहे बहुत सालों तक। और ये पहला नीतिगत बड़ा फैसला था जब ये प्रेजेंट रिजीम जो गवर्नमेंट आई है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये लगता है कि जब हम रोजगार गारंटी की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य की जिम्मेवारियां तय होनी बहुत जरूरी है। उसमें एक जो जवाबदेही है और एक मितव्ययता है कि सोच समझकर खर्च करने में। अदरवाइज होता ये है कि केंद्र से जो पैसा है, ये किसी से छिपी नहीं है बात कि केंद्र से जब भी राज्यों की तरफ पैसा आता है तो वो ये लगता है कि ये बहुत आसानी से पैसा आ गया, अब इसको जैसे भी खर्च करें। तो अपना पैसा जब खुद लगता है कहीं पे और दूसरी तरफ से ग्रांट मिले, इंटरनेशनल मिले, तो जवाबदेही थोड़ी सी हम उसकी निगरानी भी अच्छे से करते हैं। और राज्य, मुझे लग रहा है, इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट, बिल्कुल, और जरूरी भी है इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि डायरेक्ट लोगों से जुड़ा है, लोगों के रोजगार से जुड़ा है, लोगों की आजीविका से जुड़ा है। और अब तो जब नया कानून आ गया है तो ये तो नेशनल डेवलपमेंट से भी एक तरह से जुड़ने लग, ना सिर्फ भ्रष्टाचार को कम किया जाए बल्कि रोजगार और आजीविका को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर जो पहलू हैं उनको इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर इस नए कानून को लाया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, उसमें केंद्र सरकार कामयाब होगी और आम जनता, आम नागरिक भी कामयाब होगा, क्योंकि 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, डेवलप्ड इंडिया का, उसको लेकर जो योगदान है, जो साझेदारी है, वो सिर्फ पूरी तरह, जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह सरकार की नहीं है, आम लोगों की भी है, आम जनता की भी है। और उसमें बढ़ चढ़कर जनता आगे आए, उसमें अपना योगदान दे, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, उसमें इस नए कानून का काफी ज्यादा जो रोल है, जो भूमिका है, वो रहने वाली है। आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी तमाम जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की इस नए कानून को लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि रोजगार आजीविका मिशन का जो ये नया जी राम जी कानून बना है, उसके जरिए आम लोगों को, आम जनता को भी जो इसके टेक्निकल पहलू है वो समझने में काफी ज्यादा आसानी हुई होगी।
आज की बात के आज के इस अंक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।